नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा अपडेट की, इजराइल हमास संघर्ष की, खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक की और सेना के जल थल अभियानों के लिए जारी किए गए संयुक्त सिद्धांत की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूस यूक्रेन की तरफ ही सर पहले चलते हैं, क्योंकि लगातार ये मामला और गर्माता चला जा रहा है। एक तरफ शांति की बात हो रही है, दूसरी तरफ बमबारी भी तेज हो रही है। यूक्रेन ने रूस में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, लेकिन रूस का दावा है कि उसको विफल कर दिया गया। यह युद्ध अब किस दिशा में बढ़ रहा है? इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष के संबंध में भारत का नाम उन 3 देशों में शामिल किया था जिनसे वह लगातार संपर्क में है। साथ ही NSA अजीत डोवाल भी ब्रिक्स बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस जाने वाले हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? नीरज जी, देखिए, तो ज्वलंत एक्चुअली है इस समय जी, और ज्वलंत इसलिए हो गया है ये लड़ाई क्योंकि ये और बढ़ रही है और किसी को इसका एंड अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा। अभी कई चीज़ें हैं जो बाहर नहीं आ रही हैं। आप देखिए, ड्रोन अटैक की बात है जी, अभी हालात ये हैं यूक्रेन के, हमने देखा हुआ है कि उनके पास हथियारों की कमी है, वेपन्स नहीं है, एमिनिशन नहीं है, गन्स का एमिनिशन नहीं है, रॉकेट एमिनिशन नहीं है, मिसाइल्स की कमी है। यहाँ तक आप देखिए, उनके पास जो लेपर्ड और चैलेंजर टैंक्स आए थे उनको भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जा पाए आगे। उसके अलावा जहाँ तक इनके पास मैन पावर का सवाल है वो भी कम है। यहाँ हालत ये हो गई है यूक्रेन की कि वहाँ पर ये मोबिलाइजेशन कर उन्होंने किया, कुछ साल के लिए होते हैं लोग, फिर वो वापस जाते हैं, वापस उनको जाने नहीं दे रहे हैं, उनके घर वाले पूरे नाराज हैं। यहाँ तक कि जो इनके ऑलरेडी कैजुअलिटी हो गए हैं, जो घायल हो गए हैं, उनको भी जो है वापस नहीं भेज रहे हैं। तो काफ़ी कमी इनके पास है मैन पावर की। और बीच बीच में रिपोर्ट आई है कि बाहर के लोग आ रहे हैं। अब इनके पास जो दूसरा कर्स्क में गए थे और आपको ध्यान है कि हम लोगों ने दर्शकों से बताया था लगातार कि देखिए, कर्स्क में आ तो गए बीच में, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे और वही चीज़ हो रही है इस समय जो है कर्स्क में। अब देखिए, कोई न्यूज़ यूक्रेन की नहीं आ रही है कि कितना आगे पहुंचे हैं, कितने लोग गए हैं। रूस ने पहले ही 1 हफ्ते में बता दिया था कि उन्होंने 5000 इनके सैनिकों को मारा है, रोक दिया था। और हमने ये भी कहा था कि पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। वो चेचनिया भी गए, मंगोलिया भी गए, ऐसे विजिट करते जा रहे हैं और अपने ऑपरेशंस को किए जा रहे हैं। खार्किव जो साउथ डोनेट्स्क रीजन का है और पोकोर्स्क का जो इलाका है, तो उनमें जो इन्होंने सोचा था कि शायद पुतिन यहाँ अपनी सेना ले आएंगे दूसरी जगह से, प्रेशर वहाँ कब होगा वो हुआ नहीं, उनको रोक दिया इन्होंने। अब जो है उनको पूरा ये उन्होंने प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी बना लिए हैं इनके सैनिकों को। तो उनको जो है ये पूरा उन्होंने 1 अक्टूबर की डेट रखी है कि पूरा इनको इनहेलेट करेंगे, वहाँ से निकालेंगे, इसलिए अपनी स्ट्रेटजी पर चल रहे हैं। तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो फेल हो गया। तो नाटो की जो स्ट्रेटजी थी उसकी वो भी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। अब ये कहा जा रहा है कि वो किसी और जगह भी अंदर जाएंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ से? उनके पास तो है नहीं सामान। अब रह गया टोटल ड्रोन्स। अब ये ड्रोन वॉरफेयर देखिए नई चीज़ें और काफ़ी आगे चलेगी। और ड्रोन वॉरफेयर में सबसे जो बड़ी कामयाबी ज़रूर हासिल की है यूक्रेन ने। पहले देखिए कामयाबी तो रूस का था और रूस ने ईरान से जो है काफ़ी अलशायद जो ड्रोन्स लिए थे उनको उन्होंने बहुत ही इस्तेमाल किया। कामाकाजी ड्रोन्स उनको बोला जा रहा था, तो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव थे। अब जो है बहुत, चूँकि इनको कुछ मिल नहीं रहा था, एमिनिशन भी नहीं मिल रहा था, वेपन्स नहीं मिल रहे थे और इनके पास वैसे ही कमी है, तो इन्होंने ड्रोन्स में काफ़ी इन्वेस्ट किया यूक्रेन ने खुद। और इनके जो कुछ जो अपकमिंग जैसे हमारे MSMEs हैं, उस टाइप के कंपनीज ने बहुत इसमें आगे आए और नाटो ने भी उनकी मदद की। और ये छोटे मोटे जगहों से, इनफैक्ट ये देखिए जो लकड़ी के कारखाने हैं या वो सामान बनाने की कंपनी है, वहाँ पर जा कर के ये बना रहे हैं ड्रोन्स और बहुत सस्ते बना रहे हैं। जो हज़ारों लाखों के ड्रोन्स थे वो ये 2000 से लेकर के $10,000 में बना ले रहे हैं। तो इस तरह इन्होंने उसमें तो ज़रूर कामयाबी हासिल कर ली है। अभी तक
लो, मतलब लो तो नहीं, डिस्टेंस वाइज मैं कहूँगा 200-250 किलोमीटर तक के बनाए इन्होंने, और अभी उससे आगे भी बना रहे हैं कि ये 1500 किलोमीटर तक भी भेज सकते हैं जी। और जो कर्स्क में गए हैं, कुर्स्क रीजन में, और बाकी भी जिनके जो कुछ लोग अंदर है रशा के, वहाँ भेज करके ये मॉस्को तक पहुंच गए। और मॉस्को देखिए, वहाँ से जहाँ से इन्होंने अभी अटैक किया है ड्रोन्स का, 140 या 150 ड्रोन जो भेजे थे, उसमें मॉस्को वहाँ से 450-500 किलोमीटर के आसपास है जी। तो वहाँ जरूर गए हैं ड्रोन्स। लेकिन देखिए, ड्रोन्स का वॉरफेयर ये है कि आप एक साथ काफ़ी ड्रोन्स भेजते हैं और उस समय कितने मार गिराए जाएं वो मुश्किल हो जाता है कि कुछ तो निकली जाते हैं। और रूस ने ये कहा है कि तकरीबन 80 से 90% उन्होंने ड्रोन्स मार गिराए, लेकिन कुछ ड्रोन जरूर गए और करीब 13-14 ड्रोन्स जो गए हैं। तो इन्होंने अभी जो टारगेट किया है वो एयरफील्ड टारगेट की, जो पहले नहीं होता था, इसलिए 3 हवाई अड्डे इनके ठप रहे हैं जी। 1-2 और मल्टी स्टोरेज पर गिरे हैं, एक ऑयल इंस्टॉलेशन पर भी गिरा था, डिपो पर। तो ये चीज़ें हैं, तो ये तो ज़रूर है कि वहाँ तक ये पहुँच गए, लेकिन उस कामयाबी मिलेगी वो नहीं, क्योंकि ड्रोन से एक्सप्लोजिव बहुत कम होता है, मैक्सिमम 20-25-30 kg आप डाल सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता जी। जो उसके। और दूसरी चीज़, जहाँ एक बार अटैक करते हैं उसके बाद पुतिन जो है उनके पास डबल दिन का नुकसान करते हैं जी। हर बार यही हुआ है। तो इनके पास देखिए, उससे पहले भी जितने अटैक्स हुए थे बहुत ज़्यादा इनको नुकसान हुआ था। हाँ, एक ज़रूर ये चीज़ होगी कि इनको थोड़ा मॉरल ग्राउंड अपने लिए ये बना रहे हैं कि हम जो है ये कर सकते हैं, रूस के अंदर लड़ाई ले जा सकते हैं, वो एक चीज़ इन्होंने बोली है। लेकिन सस्टेन कर पाएंगे नहीं, देखिए वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, कर पाएंगे नहीं। और आप ले भी गए, कुछ नुकसान अगर रूस का हुआ उस जगह पर, थोड़ी रूस के जनता में थोड़ा सा ये डर आ गया, उनको अफरा तफरी की भाई ये हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान अगर हो जाएगा यूक्रेन में तो मिलेगा क्या ओवरऑल। जी। तो इस तरफ जो कहते हैं वाहवाही लूटने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है। और इस वजह से जो है अब इन्होंने एक ड्रोन जो बनाई हैं 2-3, जो कि कहते हैं कि आगे चल कर के उसका इस्तेमाल करेंगे। ये एक FPV है, फ्री प्रीव्यू व्यू करके ड्रोन है, लेकिन ये इन्होंने मजबूरी में बनाई है शॉर्ट डिस्टेंस, कि आर्टिलरी के एम्यूनिशन नहीं है, रॉकेट के एम्यूनिशन नहीं है, तो ये छोटे मोटे जो ये हमले भी उसके थ्रू ये कर रहे हैं। तो उसी ड्रोन से ही ये ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अपनी कमी एक भी उसको कवर करना चाहते हैं, और दूसरा ये दिखाने के लिए कि वहाँ तक ये पहुँच सकते हैं जी। तो वही देखिए 10 और 11 जो इस महीने परसों मंदरसों की जो 2 दिन के बीच इन्होंने किए थे करीब 140-50 ड्रोन्स, उसमें 80 से 90% तो निष्क्रिय कर दिए गए, रूस ने कर दिया, बट ज़रूर कुछ आए हैं। बट ये भी नहीं है कि रूस को इससे डर नहीं है, आगे अगर किसी और चीज़ पर चला जाए और मुश्किल हो जाएगा इनका, और अगर इस मात्रा में आएंगे तो थोड़ा बहुत इनका नुकसान होता रहेगा, तो इनकी भी पॉपुलेशन में वो चीज़ आएगी, यूक्रेन जो है ये नुकसान कर रहा है, तो उसको रूस ने देखना पड़ेगा, और ज़रूरी है कि रूस देखेगा। लेकिन रूस अपने एडी जो एयर डिफेंस एलिमेंट्स हैं उनको इसमें नहीं लगा सकता, क्योंकि ये छोटे मोटे टारगेट्स हैं, इसमें खर्च करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो ज़रूर वेट करेगा इनके जो मुख्य जो मिसाइल्स और बाकी चीज़ें हैं जिसकी अभी इनके पास आनी हैं उनके लिए। तो ये अभी ड्रोन्स का जहाँ तक वहाँ पर है। लेकिन ये देखिए, उसी समय इन्होंने भी करीब 8-9 रीजन्स पर इन्होंने ड्रोन्स भेजे हैं, तो बहुत कम पर ही अगर देखा जाए उस मामले में कि उतना नुकसान हासिल कर पाए हैं या हुआ है। तो जहाँ तक रूस का है, आप देखिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने इतना ज़्यादा डैमेज खार्किव पर, देखिए खार्किव पर उन्होंने इनके जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर, ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर उन्होंने जो है टारगेट किया, जहाँ कहा जा रहा है कि 80 से ऊपर लोग मारे गए सैनिक, एक्चुअल ज़्यादा हो सकता है जी। तो रूस जो है, पुतिन जब लेते हैं तो मतलब अपना बदला ज़्यादा उसमें लेते हैं। तो ये जो है इनके वेपन्स और एम्यूनिशन डिपो पर, वहाँ पर भी उन्होंने फायर करके काफ़ी कुछ डैमेज किया है। अभी जो पोकोर्स्क का रीजन है, पोक्रोस्क आप देखिए, हम बात कर चुके हैं उसकी, एक मेजर हब है उनका,
उनका मेजर एक लॉजिस्टिक्स और वो कम्युनिकेशन हब है, मतलब वहाँ कई रूट्स आते हैं और मेन रूट है सप्लाईज से लेकर के ट्रांसपोर्ट का वहाँ से, और इवन चारसेव जो इनका एक मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है वहाँ के बिल्कुल तकरीबन 10-12 किलोमीटर में एक गांव पर से उन्होंने और ले लिया है जी। और ये तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में पहुँच गए हैं और कभी भी वहाँ कैप्चर कर सकते हैं। यूक्रेन ने ऑलरेडी उस शहर को पूरा खाली कर दिया है। तो पुतिन तो इससे रुक नहीं रहे हैं, इनके ये जो भी कर रहे हैं, चाहे ड्रोन्स भेज रहे हैं, चाहे कर्स्क जैसी जगह में जा रहे हैं जी। वो तो अपने जो एम ले रखे हैं उसी पर चले जा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। खार्किव में भी वही हो रहा है, खार्किव के तकरीबन 20-25 किलोमीटर के नज़दीक पहुंच गए हैं और जहां आर्टिलरी रेंज में पहुंच जाएंगे और ज़्यादा नुकसान होगा जी। तो ये जो चीज़ें हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये मैं मानता हूं कि नाटो और यूक्रेन ने मिल करके रूस के कुछ वीक पॉइंट्स को एनालाइज कर लिया है और वो उन्हीं वीक पॉइंट्स पर या वीक एरियाज में जैसे कर्क रीजन है या उन्होंने उन जगहों को टारगेट किया ड्रोन से, तो ये एक चीज़ उन्होंने किया है। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि रिटेलिएशन जो है, जवाबी कार्रवाई रूस ज़्यादा कर रहा है, उसमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो वो चीज़ भी इनको सोचना पड़ेगा। और अभी यही देखिए पूछा जा रहा है कि क्या उनको रूस के अंदर जा कर के वहाँ ड्रोन लगाएं या ड्रोन्स का अटैक करें, या उन इलाके में जो इनके इलाके हैं जहाँ रूस आ गया है वहाँ ड्रोन्स और बाकी हथियार लगाएं जी, अपने ट्रुप्स को लगाएं कि वो अपना इलाका लें जी। तो वो चीज़ अभी डिबेटेबल है, जो कि इन्होंने कुछ सोच के किया। कर्स्क में देख लिया हमने कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर ये अपने इलाके में लगाए होते तो रूस इनके पोक्रोस्क रीजन या खार्किव को इतना नज़दीक नहीं आता। ये भी एक चीज़ है। तो ये चीज़ इनको थोड़ा देखना पड़ेगा। और देखिए अभी इन्होंने, जैसे मैंने कहा कि एम क्या है, अभी धीरे धीरे इनके दिमाग में आ रहा है, पीस की भी बात चल रही है दोनों तरफ से कि पीस होनी चाहिए। और पीस में ये कहा जा रहा है कि हम रूस के अंदर घुस गए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ताकत है रूस के अंदर लड़ाई ले जाने के लिए, उनका इलाके के लिए, और जब हम बैठेंगे टेबल पर तो हम कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन क्या इसके बारे में अगर वो चाहेंगे कि हम ज़्यादा डिमांड लें अपनी रूस से, तो क्या पुतिन तैयार होंगे जी? वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए कोई ख़ास इनको मिला नहीं है, फ़ायदा नहीं हुआ है। हाँ, मोराल ज़रूर थोड़ा बहुत बढ़ा होगा, लेकिन वो भी धीरे धीरे डाउन हो रहा है। देखिए अगस्त में एक सर्वे हुआ था यूक्रेन में, उससे पहले फरवरी मार्च में जेलेंस्की की जो रेटिंग थी, जो उनका एक्सेप्टेंस था विद इन यूक्रेन, वो तकरीबन उस समय 63% था, अब 40-45% आ गया है, क्योंकि लोग फेडअप हो गए हैं, वॉर वेरी थक गए हैं लड़ाई से। वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर अभी ये बंद होना चाहिए। और ये इनको खुद तब समझ में आएगा कि अगर ये दोनों इलाके अगले हफ्ते 10 दिन में, अगर ये एक पोक्रोस्क का इलाका चला गया और कुछ महीनों में लेट से खार्किव चला गया, तो इनके पास कुछ बचेगा नहीं जी, क्योंकि दो मेजर जो इलाके उनके पास चले जाएंगे। और इनके पास देखिए डिस्ट्रक्शन कितना, मतलब इनका 75 से अभी 80% मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, कुछ है ही नहीं है जी। 60 से 70% लोग जो है डिस्प्लेस हो गए, निकली गए, है नहीं। तो लड़ाई किसकी हो रही है जी? सबसे बड़ी चीज़ तो एक ये भी है। और जहाँ तक रूस का सवाल है, वो अपने मिसाइल्स उसको मिल रहे हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स मैक्सिमम यूज़ कर रहा है। उसने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान से ली हैं, एम्यूनिशन जो है नॉर्थ कोरिया से, और कुछ मिसाइल्स भी आ रही हैं जी। उन्होंने भी अपनी वॉर मशीनरी इतनी ज़्यादा कर ली थी पिछले 1 सालों में कि अब उनके पास कमी नहीं है हथियार एम्यूनिशन की। इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है जी। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इनको अपने को जो एरिया इनका गया है उसको लेने की कोशिश करनी चाहिए, और जहां रूस आगे बढ़ रहा है उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए जी। तो ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है। जहां तक पीस टॉक्स की बात की आपने सवाल, जिसमें अभी ब्रिक्स मीटिंग की भी बात हुई। देखिए अभी तक कोई ऐसा वो नहीं था, किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो दोनों जगह गया
जी, रूस में भी और यूक्रेन में भी। और जबकि दोनों जगह जा करके हमारे प्रधानमंत्री ने यही कहा कि हम न यूक्रेन के साथ हैं और न रूस के साथ हैं, हम शांति के साथ हैं। जी, हम शांति चाहते हैं, शांति के पक्षधर हैं, दोनों में से किसी के पक्षधर नहीं हैं। और वो तो उन्होंने बहुत पहले पुतिन के सामने बोल रखा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। जी, तो ये तो चीज़ जिन्होंने पहले कर दी थी और अब इसमें लेके गए थे। और देखिए दोनों जगह की यात्रा सफल रही, जी, क्योंकि आने के बाद बाकी चीज़ हम बात कर चुके हैं। आने के बाद यूक्रेन, जेलेंस्की ने भी बोला था कि हम अगली पीस कॉन्फ्रेंस भारत में कर सकते हैं। जी, उसके कुछ दिन बाद देखिए इटली की प्रधानमंत्री ने भी, मेलोनी में भी बोला कि भारत बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है इसमें, शांति में और पीस में, दोनों में। इन्होंने, पुतिन ने भी देखिए 3 दिन पहले बोला है अभी जी, कि वो भी बातचीत के लिए आ सकते हैं। मतलब आ सकते हैं इन द सेंस कि रूस जो है उसमें भागीदारी कर सकता है। जी, तो ये चीज़ें हो रही हैं कुछ जो कि चल रही हैं। और देखिए बैक चैनल तो चल रहा था। पिछले महीने की आप पढ़िए, वॉशिंगटन पोस्ट ने ही निकाल रखा था कि ये बैक चैनल बात चल रही थी वहाँ। उससे अगर आपको याद होगा कुछ महीने पहले रियाद में, यूएई में एक मीटिंग हुई थी। तो ये सब चीज़ें चल रही थी जिनको लेकर के लेकिन इसके बावजूद देखिए लड़ाई रुकी नहीं थी। जी, पुतिन कभी कम नहीं हुए, एग्रेसिव जितने थे वो रहे। फाइटर्स हो चेचनिया और मंगोलिया से अगर ले करके और आ जाएंगे बीच में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ेगी। तो ये जो है ये चीज़ साथ में चलेगी। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपको याद हो, टर्की ने भी कोशिश की मीडिएशन की, बीच बचाव की, कुछ नहीं हुआ, बात आगे नहीं बढ़ी। यूएई ने, कतर ने की, और ये भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर तो इनके पीओडब्ल्यूज के एक्सचेंज भी करा चुके हैं, लेकिन पीस वाली बात आगे नहीं बढ़ पाई कभी। जी, चीन ने भी कुछ पॉइंट्स अपने ले आए थे, वो भी था कि हाँ हम भी इसमें बात करेंगे, लेकिन वो भी बात आगे नहीं बढ़ पाई। जबकि यूक्रेन के विदेश मंत्री गए थे चीन में, बातचीत हुई, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई बात कि ये चीज़ न पुतिन कुछ कहे और ना जेलेंस्की ने कहा कि हम इन चीज़ों पर आगे बढ़ के बात कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, बैक चैनल तो अपनी जगह था, लेकिन ये तो डायरेक्ट 1-to-1 बात हो गई जो हुई है। तो मुझे लग रहा है कि ज़रूर ये बात आगे बढ़ेगी और पूरा समाधान तो खैर जल्दी होता नहीं है, लेकिन अगर ये सिर्फ शांति प्रस्ताव हो जाए, युद्ध रुक जाए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसमें जो आपने अभी कहा, इससे देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान न जेलेंस्की को है न पुतिन को हो रहा है, लोगों का हो रहा है। रूस का उतना नहीं हो रहा है जितना कि इनका हो रहा है यूक्रेन में, जितना यूरोपियन यूनियन का हो रहा है। यूरोपियन यूनियन में देखिए हथियार में कितने ज़्यादा वो आगे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। और अभी रिपोर्ट आई थी जिसमें इन्होंने खुद ही बोला था, यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने, कि यूरोप जो है बहुत ज़्यादा हथियार बाहर से खरीद रहा है और उसमें तकरीबन 60-65% जो है अमेरिका से आ रहा है। अपना जो इनका बेस है मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस, उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब तो आप समझ लीजिए कि फ़ायदा किसका हो रहा है। तो ये अब ये चीज़ समझ में सबके आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि सब सोच रहे होंगे पीस के बारे में। और जो आप कह रहे हैं ब्रिक्स समिट जो होने वाली है, उसमें ज़रूर ये बात आएगी, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि ये बातें होगी और ये चीज़ और आगे बढ़ेगी। एनएसएस भी, वहाँ एनएसएस की भी मीटिंग हो रही है, सभी देशों के, ब्रिक्स के देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिलेंगे। हाँ, एक प्रश्न चिन्ह मैं जरूर कहूँगा कि हमारे एनएसए और चीन के एनएसए क्या बात करते हैं। सिर्फ यूक्रेन और रूस की बात होती है या अपनी भी बात होती है, वो एक ज़रूर प्रश्न चिन्ह रहेगा। और अगर होगी तो मुझे लग रहा है कि बात तो वहाँ ज़रूर होगी। तो इसके साथ अभी देखिए यूएस इलेक्शंस हुए, अभी क्या बात हुई, अभी कल ही ट्रंप और कमला हैरिस में जो डिबेट हुआ था, कोई ख़ास उसमें चीज़ नहीं आई। एक दूसरे को जरूर उन्होंने ब्लेम किया। और यहाँ तक अगर आप देखिए तो कमला हैरिस ने तो यहाँ तक ट्रंप को बोला कि पुतिन तो ऐसे हैं कि आपको डिनर में खा जाएंगे, यहाँ तक का स्टेटमेंट था। तो उन लोगों से ऐसी कोई चीज़ आई नहीं कि इस मामले में कहा जाए कि वो शांतियाँ इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आई है तो सिर्फ 3 लोगों से आई है, जेलेंस्की, पुतिन और भारत। बिल्कुल। तो ये मुझे लग रहा है कि सही दिशा में जा रहा है। होपफुली सब ठीक रहा तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें ब्रिक्स या उसके आसपास अच्छी खबर मिलेगी।
जी बिल्कुल सर। सर, इजराइल हमास संघर्ष भी तेज होता जा रहा है। 11 महीने से चल रहे इस संघर्ष का आप क्या भविष्य देख रहे हैं? नीरज जी, हम लोग जहाँ तक इजराइल और हमास का है, दर्शकों को तो हम सारी खबर देते ही रहे हैं जी। और हम याद कराएंगे दर्शकों को कि हम तो पहले से बोलते आ रहे हैं कि इतनी जल्दी ये इसका समाधान नहीं होने वाला है जी। और अभी भी देखिए, एक सिर्फ पहले तो था इजराइल हमास था, अब जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गईं, ईरान आया था। ईरान हालांकि अभी शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जी। अमेरिकन डिप्लॉयमेंट जितनी आ गई, जितना अमेरिका ने वहाँ बढ़ा दिया अपना मेडिटेरेनियन से लेकर के, गल्फ़ से लेकर के और अपने बेसेज में, और जो धमकियाँ भी मिल गई उसको कि भाई कुछ करोगे तो आगे बहुत नुकसान होगा। तो अभी तक ईरान डाउन है, ईरान डाउन है बट डेड नहीं है। जी। वो भी कुछ न कुछ तो करेगा बाद में अपनी फेस सेविंग के लिए। लेकिन उसके जो समर्थित है, देखिए हमास के अलावा हिजबुल्लाह से भी अभी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, हौतीस से हो ही रही है, सीरिया में वो भी एक्टिव हैं, वेस्ट बैंक में होने लगा है जी। अभी देखिए इवन जॉर्डन के बॉर्डर पर वहाँ पर एक उनके ट्रक ड्राइवर ने 2 इजरायली सैनिकों को मार डाला है। जी। तो ये चीज़ अब बढ़ रही है इनके खिलाफ। अब हिजबुल्लाह का जहाँ तक अगर मैं याद दिलाऊंगा दर्शकों को कि 25 अगस्त को देखिए बहुत ज़्यादा बड़े लार्ज स्केल पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स और मिसाइल्स दागे थे इजराइल के ऊपर, और इन्होंने इनका कुछ मिलिट्री इंटेलिजेंस बेस था वहाँ भी, और तकरीबन वो तेल अवीव के नज़दीक पहुँच गए थे, लेकिन जानबूझ के उन्होंने नहीं डाला था। और बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने करीब 300 के आसपास रॉकेट्स और ड्रोन से, मिसाइल से हमला किया था। और उन्होंने कहा भी था एक चीज़, अगर याद होगा दर्शकों को, कि जब हमने बताया था कि उन्होंने टारगेट तो किया, कुछ मिलिट्री टारगेट्स किए, बट तेल अवीव में नहीं किया। मेन इनके जो हैबिटेट्स थे, जो जहाँ पर सिविलियंस हैं, वहाँ नहीं टारगेट किया। तो एम उसी से लग गया था कि हिजबुल्लाह बहुत आगे ये लड़ाई नहीं बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अगर वो करता, हालांकि इजराइल ने काफ़ी रिटेलिएशन किया उसके बाद, और इजराइल तो आपको पता है उन्होंने पूरा एयरक्राफ्ट अपने डाल दिए और काफ़ी एरिया में उन्होंने किया, और अभी भी जारी है। अभी देखिए उन्होंने कुछ दिन पहले जो अभी स्ट्राइक की थी इजराइल ने, 4-5 दिन पहले, वहाँ उन्होंने कुछ इनके स्टोरेज एरियाज़, कुछ हेडक्वार्टर्स इन्होंने तबाह कर दिए थे। एक डिप्टी लीडर को भी मार डाला था, डिप्टी कमांडर को भी मारा था जो इनका हिजबुल्लाह का है। तो लेबनान नहीं चाहता हर हालत में कि इस तरह की चीज़ें इनके साथ हों। अभी जो इजराइल जो है, इजराइल के एयर बेसेस जितने भी हैं वो जो है अभी भी एक्टिव हैं, और उनके ऊपर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं ज़्यादा। इजराइल का एयर डिफेंस मैं नहीं कहूँगा कि बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अगर इनके रॉकेट्स और मिसाइल्स चली जा रही हैं अंदर, तो आयरन डोम आए तो इन्होंने वहाँ तो कर दिया था ईरान पर, लेकिन उससे सीख लेकर के देखिए, इसीलिए हिजबुल्लाह ने भी एक साथ तकरीबन 250-300 एक साथ भेजे। तो कोई भी एयर डिफेंस एक साथ इतने ज़्यादा टारगेट्स को, या मिसाइल्स जो या रॉकेट्स आ रही हैं उसको, कुछ न कुछ तो निकल जाएंगे उनके जो भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। तो ये वो फ़ायदा उन्होंने उठाया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, और ये बोलते भी रहे कि हम चाहते हैं, मौका दे रहे हैं कि ये सीज़ फायर हो, पीस प्लान आगे बढ़े, और उसके बाद इजराइल ने भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं की। तो हिजबुल्लाह से अभी देखा जाए तो छिटफुट चल रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। हौतीस का जहाँ तक सीरिया है, वहाँ पर फ़र्क ज़रूर पड़ा हुआ है, और इजराइल ने वहाँ पर पिछले हफ्ते उनके एक हेडक्वार्टर पर अटैक किया था, बोला था मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, लेकिन एक्चुअली वो एरिया, वो ऐसे एक कॉम्प्लेक्स था जहाँ पर ईरान के ही लोग थे, और जो वहाँ पर इनका मिलिट्री हार्डवेयर और वेपन्स वगैरह बना रहे थे। तो उस जगह पर उन्होंने टारगेट किया, 18 लोग उसमें मारे गए हैं, जो कि ये सामने नहीं आया क्योंकि ईरानियन थे, तो ईरान डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता है। तो उन्होंने वहाँ पर जो एक इनका ये कहना था कि वो रॉकेट और मिसाइल फैसिलिटी एक थी, जहाँ पर उसकी बारे में पार्ट्स और बाकी चीज़ें बन रही थी। तो ये जो चीज़ वहाँ पर है, गाज़ा और वेस्ट बैंक में देखिए, इन्होंने 9 सितंबर को अभी
अलमवासी जो कैंप था एक, उस कैंप में जहाँ इनके और वो कैंप ऐसा था जो इजराइल और फ़लस्तीन और सभी ने अप्रूव किया था कि ये कैंप है जहाँ पर कि लोग रहेंगे, सिविल जो जिनको हटाया गया है बाकी इलाकों से खाली कराया गया है, वहाँ पर उन्होंने अटैक किया और करीब 23 लोग मारे गए। 19 का आया था खबर, बाद में आया 23 मारे गए। और कहा यह जा रहा है कि इजराइल जो अमेरिका ने 2000 पाउंड बॉम्ब दिए हैं उससे किया, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा क्रेटर हुआ है जहां ये फायर किया उन्होंने। कहीं तो कहा जा रहा है कि लोग उसी में दब गए जी, लाशें नहीं मिली उनकी अंदर उसी क्रेटर में और जो सराउंडिंग एरिया है। दूसरा, इजराइल का कहना था कि वहाँ पर अगेन हमास के लोग थे और वहाँ उन्होंने 13 रॉकेट लॉन्चर हमास के डिस्ट्रॉय किए हैं। तो ये भी वहाँ पर चल रहा है। लेकिन देखिए, इससे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा इसके जो मानवीय पहलू हैं उनको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। काफ़ी सारे देश वो कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए और इसके लिए नेतन्याहू की ज़रूर जो है इमेज ख़राब हो रही है बाकी देशों में, बाहर के देशों में। अभी इसमें तो एक बीच में इन्होंने एक आई थिंक अमेरिकन सिटीजन था, टर्किश उसका, वो भी मारा गया जी, जिसके लिए अमेरिका ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। तो ये भी चीज़ें, लेकिन मुझे लग रहा है कि नेतन्याहू अब वो पीछे नहीं देख रहे हैं, ना किसी की सुन रहे हैं, वो अपने ही उसमें चले जा रहे हैं। अभी जैसे मैं पहले कह रहा था कि जॉर्डन से कुछ क्रॉसिंग थी जहाँ से एड और बाकी सामान आ रहा था, लोग आ जा रहे थे, लेकिन वहाँ 2 इन्होंने पहले ही बंद कर दिया था इजराइल ने। एक जो रह गया था, अब उसमें जहाँ एक ट्रक वाले ने जब 2 इजरायली सोल्जर्स को मार दिया उसने, तो वहाँ जो है इन्होंने वो भी बंद कर दिया जी। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ये 8 सितंबर की बात है जो हुआ था। तो मानवीय सहायता, मानवीय त्रासदी तो बढ़ती जा रही है वहाँ पर, इसमें कोई दो नहीं है। लेकिन देखिए अभी हो क्या रहा है, हमास ने सोचा था कि उसके पास सबसे बड़ा हथियार है हॉस्टेज जी, जो ले रखे हैं। अब इजराइल को पूरी वो हो गई है कि उसमें कब 90 के आसपास रह गए, जो पिछला हम लोगों ने दर्शकों को बताया भी था कि 101 थे जिसमें 5 और की लाश मिली, 96। और 96 में भी कहा जा रहा था कि शायद 39 नहीं है, कंफर्म नहीं हुआ है। तो बच कितने जाएंगे, सिर्फ 50 को 56 करीब बच जाएंगे। तो लग रहा है कि नेतन्याहू अब बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं सोच रहे हैं जी। दूसरा, जहाँ तक हमास का सवाल है, हमास अभी भी, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको सपोर्ट तो अभी भी मिल रहा है। सपोर्ट बेस उसका है, मिडिल ईस्ट से है, ईरान से है, और जल्दी वो ना नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि जहाँ उसने हथियार डाल दिए, जो दूसरे ग्रुप जो हैं जैसे फतेह है या PA पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, ये अभी आगे आ जाएंगे जी। तो ये भी जल्दी हथियार नहीं डालना चाहता। और वो भी कन्फ्यूज्ड है अभी कि जो राइट विंग के लोग हैं नेतन्याहू के गवर्नमेंट में, वो जो है हॉस्टेजेस के बारे में इतना चिंता नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं अगर हमको कोई सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी, बलिदान देना पड़ेगा, तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन इनको ख़त्म करना ज़रूरी है जी। तो एक वो भी चल रही है। लेकिन इजराइल में देखिए पिछले कुछ दिनों से कितना ज़्यादा इनके खिलाफ जो है वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, हज़ारों में लोग आ रहे हैं। अब उनके यहाँ हज़ारों का मतलब हमारे यहाँ लाखों में ले लीजिए जी, कि वो लोग आ रहे हैं, इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये इनके खिलाफ ज़रूर जारी है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि पुतिन रुकेंगे। और हमास के पास भी इतना ज़्यादा नेतन्याहू नहीं रुकेंगे, पुतिन वो कन्फ्यूजन में है। तो नेतन्याहू रुकेंगे नहीं, और नेतन्याहू को भी अपनी में, चूंकि उन्होंने ये दे रखा है कि हम हमास का खात्मा करेंगे, अब वो उसको प्रण को लेके चल रहे हैं। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि अभी जो अगर बातचीत होती है पीस प्लान पर, तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर की जो बात कर रहे थे, जो इजिप्ट और इनके बीच में है, उसके लिए वो तैयार हैं कि वहाँ पर कोई तीसरी कोई और न्यूट्रल फोर्स हो
जो वहाँ पर है वो छोड़ने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कंफर्म नहीं किया। बातचीत के लिए तैयार हैं। पोस्ट वॉर गाज़ा में क्या होगा उस पर भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी पोर्शन नहीं छोड़ेंगे कि दोबारा ऐसी चीज़ नहीं हो। इन चीज़ों को लेकर के देखिए, अभी भी अमेरिका ने तो बोला है कि बातचीत हो, और वो चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले कुछ तो कामयाबी मिले। कहीं भी किसी भी फ्रंट पर नहीं मिल रही है, तो ये एक चीज़ है जो वहाँ पर चलेगी। हमास प्रेशर में है, हमास के पास कुछ नहीं है, और हमास, जैसे मैंने कहा, कंफ्यूज है कि जो एक हथियार था हमास, उसके वो जो होस्टेजेस के लिए, वो उसका भी कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद जो समय है, अमेरिका भी दे रहा है, हथियार भी इसको मिले हैं इजराइल को, कि कुछ और अपना एम हासिल कर ले, और जब उनको लगे कि हाँ उन्होंने एक जगह तक पहुंच गए हैं, तब शायद पीस के बारे में बात हो। और यही चीज़ देखिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल मीटिंग में हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कही है जी कि हम जो है चाहते हैं पीस वहाँ भी स्थापित हो और पूरा योगदान करने को तैयार हैं जी। तो अगर भारत उसमें भी आगे बढ़ जाएगा तो मुझे लग रहा है कि शांति शायद जल्दी हो, बजाय कि अमेरिका और बाकी देश जो कर रहे थे। जी बिल्कुल सर। सर, एक और भारत तथा खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक रियाद में हुई, तो दूसरी ओर अबू धाबी के युवराज भारत आए। इस सब का क्या रणनीतिक महत्व है? नीरज जी, जो गल्फ का जो महत्व है, रणनीतिक और बाकी जो महत्व है, खाली रणनीतिक तो अब जो है बढ़ गया है, मैं कहूँगा जी, बहुत है। देखिए, जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो 6 देश हैं, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, आपका ओमान और कतर, ये 6 देश आते हैं। हालांकि गल्फ़ का नाम लेते हैं तो इराक भी आता है, लेकिन इराक जो है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का में नहीं है। ये 6 देश हैं, और 6 देश अगर आप देखिए तो ये आपको अच्छी तरह पता है, दर्शकों को पता होगा कि ये कितने संपन्न देश हैं जी। 6 के 6 जो हैं, हर एक कोई एमिरेट है, कोई शेख है, इनमें मतलब जितने भी लोग हैं, और पूरे देश कितने उनके, मैं ये कहूँगा कि पर कैपिटा देख लीजिए, उनके हर एक चीज़ देख लीजिए, लाइफस्टाइल देख लीजिए, और इन देशों में कोई ऐसा देश नहीं है जो कट्टर इस्लामिक जो कहते हैं जी, वो है जी, वो नहीं है इसमें जी। बिल्कुल, ये देश हर एक चीज़ अपने लोगों को हर एक सुविधा दे रहे हैं जी। हाँ, इस्लाम एज ए वे ऑफ लाइफ, धर्म वो ले रहे हैं जी, अपना रहे हैं, है उनके पास, लेकिन बाहर भी जाते हैं, बाहर से भी सीखते हैं, अपनी भी चीज़ लोगों को दिखाते हैं, तो मतलब उसमें कोई कट्टरता नाम की चीज़ नहीं है उनके, और इसीलिए बहुत संपन्न है ये देश सभी। अब जहाँ तक आप बात करें, देखिए भारत का, आप अगर कुछ साल पहले जाएंगे, 15-20 साल 25 साल ले लीजिए पहले, 20-25 साल पहले, तो भारत का इतना महत्व तो नहीं था गल्फ़ में जी। गल्फ़ में भारत अगर जाना जाता था तो इसलिए कि बहुत सस्ती लेबर आ रही है जी, चीप लेबर, सस्ती लेबर, लोग जाते थे वहाँ, एक तरह से कटोरे लेके वहाँ पर जी काम करते थे जी। अविकसित देश माना जाता था कि भारत अभी विकसित नहीं है, उस लेवल का नहीं है जी, वो अपने लेवल में भी नहीं समझते थे जी पहले। और वहाँ पर यह था कि भारत में तो हिंदू मुसलमान आपस में बराबर नहीं है, दंगे हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो ये सब मेंटलिटी ले करके वहाँ लोग पहले चलते थे। ये भी था कि हम उनके सामने खड़े रहते थे एनर्जी के लिए, कि उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हैं हम ऑयल के लिए, कब बढ़ा दें, कब कम कर दें, कब नहीं दें जी। तो ये सब चीज़ें थी जिससे इमेज हमारी, या भारत की मैं कहूँगा, आज से 20-25 साल पहले इतनी नहीं थी जी। अब आप आज अगर बात कीजिए, और ये नहीं था, वो देश एक तरह से जो भारत विरोधी लोग थे, दाऊद इब्राहिम जैसे, उनके आरामगाह बन गए थे जी, कि वो लोग यहाँ से जाके वहाँ रहते थे, वहाँ पैसे अपने ले जाते थे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे तस्वीर बदली, पिछले आप 10-12 सालों को ले लीजिए, 15 सालों को, 10-12 साल में तो बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ गया है। अब आप 3-4 चीज़ों को जो मैं इसमें हम बात करेंगे, देखिए, एक तो रिलीजन, धर्म और आइडियोलॉजी की बात कीजिए,
ट्रेड और आप इन्वेस्टमेंट की बात कीजिए, इकोनॉमी की बात कीजिए जी, आप सिक्योरिटी रिलेटेड कीजिए, डिफेंस, मिलिट्री जी, और इसके साथ साथ आप जो है एक चीज़ है देखिए किसी भी रीजन में, किसी भी देश में आप कितने भी बड़े लीडर हो जाएं, अगर पर्सनल इक्वेशन आपकी नहीं बनती है उन लीडर से, जी, तो आप उतना हासिल नहीं कर सकते, न अपने लिए न उनके लिए। जी। तो एक ये पर्सनल इक्वेशन अभी बनी है मोदी जी के साथ ही, जो इन देशों के साथ बनी है, जी। जो पहले ऐसा नहीं था। जी। आप देखिए अगर आप धर्म के में, रिलीजन के बारे में, अगर एन आइडियोलॉजी के बारे में जाएंगे, तो दोनों इस्लामिक कंट्री, सारे इस्लामिक देश हैं, जी, लेकिन ये इस्लामिक कट्टरपंथ के विरुद्ध हैं। जी, ये चाहते नहीं हैं कि इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, ये सब चीज़ें आए। जी, और भारत में ये हो चुका है, भारत ये सह चुका है। तो भारत के भी जो भारत में हुआ, भारत ने जब उनको बताया, जी, समझाया, तो वो लोग समझ गए भारत का आउटलुक, जी, कि भारत इस्लाम के विरुद्ध नहीं है जो पहले बताया जा रहा था, मुसलमानों के विरुद्ध में नहीं है, क्योंकि उनसे ज़्यादा मुसलमान तो यहाँ रह रहे हैं, जी, उनको सबको मिलाने के बावजूद भी। तो उन्होंने देखा कि भारत जो है एक कट्टरवाद के विरुद्ध है, जी, टेररिज्म के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो ये जो चीज़ उन्होंने भी समझ ली। और एक चीज़ आपको देखिए और देखना पड़ेगा कि जैसे मैंने कहा, ये इस्लामिक देश हैं जो कट्टरपंथी नहीं है, ब्रॉड आउटलुक वाले हैं, लेकिन इनके रूलर कौन हैं? शेख हैं, जी, कहीं कहीं वही किंगडम चलती आ रही है, जी, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आए जा रहे हैं। जी, तो कई अमीर हैं, मतलब जी। नाम है प्रेसिडेंट का उनका, अमीर कतर किया, उसके देखिए। तो मतलब वहाँ न इलेक्शन है, न बाकी चीज़ें हैं, जी, ये लोग चले आ रहे हैं, एक डायनेस्टी, एक पीढ़ी वहाँ पर आ रही है। जो ये कट्टरपंथी हैं वो कहते हैं कि कुरान या इस्लाम में कोई रूलर नहीं है, रूलर सिर्फ अल्लाह है। जी, अब अगर ये चीज़ कट्टरपंथी लेके आएंगे वहाँ पर, तो ये लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे। जी, तो ये जितने देश हैं जहाँ पर जितने ये लोग अभी हैं, रूलर्स हैं, वो तो उनको गद्दी छुड़वा देंगे, नहीं रह पाएंगे। तो कभी नहीं चाहते हैं, ये भी नहीं चाहते हैं कि ये इस्लाम जो है, कट्टरपंथ इस्लाम वहाँ पर आए। जी, तो ये एक बड़ी चीज़ उनके लिए भी जो उभर के नहीं आती, बट अंडरलाइंग तो ये है, जी। नीचे वो जरूर ये भी सोचते हैं जी। कि ये चीज़ भी हो सकती है ऐसे, जैसा कि ईरान में हुआ था। जी, एग्जाम्पल है सामने, तो मतलब कोई मैं नई चीज़ें नहीं है, जी। ये चीज़ जरूर अंडरलाइंग उनमें है। और उनके लोग भी देखिए इनके बहुत प्रॉस्परस हैं। जैसे मैंने कहा कि वो जो है खुले दिमाग वाले हैं, ब्रॉड माइंडेड हैं, वो नैरो उसमें नहीं रहते, कट्टरपंथ में नहीं आते। जी। तो वो भी नहीं चाहते हैं कि ऐसी शक्तियाँ, ऐसी चीज़ वहाँ आएँ। और यही कारण है कि जब वो समझ गए भारत के आउटलुक को कि भारत में क्या हो रहा है, भारत क्यों ऐसे चल रहा है, जी। तब उन्होंने, चाहे अगर वो OIC की मीटिंग हो, कहीं भी इस्लामिक कंट्रीज वाली मीटिंग या कहीं भी हो, वहाँ अब इस मुद्दे की बात नहीं करते जो पाकिस्तान हमेशा भारत के विरुद्ध करता रहता था। जी। वो चीज़ आप देख रहे हैं, आपको पता है। पहले अब वो भारत के एक बार हमारे विदेश मंत्री भी गई थी वहाँ पर, जी, वहाँ सुषमा बात जी, करने जी, के लिए। जी। तो इस लेवल पर हम आ गए हैं जी। कुछ सालों से, क्योंकि ये चीज़ वो समझ गए हैं, देख चुके हैं, और उन्होंने देखा कि भारत तो एक टारगेट बन गया है इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का। जी। उन्होंने अल कायदा और ISIS को देख लिया कि वो क्या करते हैं, जी, और बाकियों का नहीं, खुद मुसलमानों का वो क्या करते हैं। जी, धर्म के नाम पर वो कैसी कट्टरता दिखा करके औरतों का, बच्चों का, चाहे बाकियों का क्या करते हैं हालत। जी। तो ये चीज़ देख करके वो अब जहाँ तक पहुँच गए हैं, जिस प्रॉस्पेरिटी लेवल पर पहुँच गए, नीचे नहीं जाना चाहते। जी। तो वो ये चीज़ समझ गए हैं, और इस वजह से दूसरी चीज़ देखिए, हमारे पास एनर्जी के भी बड़े ऑप्शंस हो गए हैं, हम एक पर डिपेंडेंट नहीं हैं। जी, हालांकि काफ़ी सैंक्शंस अमेरिका ने जो ईरान पर लगाए, बाकी देशों पर लगाया, लेकिन इनके साथ नहीं है। अभी भी एनर्जी हमारी आ रही है, और वो देने को इच्छुक हैं। जी, आप कतर ले लीजिए, चाहे सऊदी अरेबिया ले लीजिए, सभी तैयार हैं। ऑल्टरनेटिव एनर्जी, भारत इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, जी, चाहे सोलर है, चाहे आप ग्रीन एनर्जी ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोकार्बन, मतलब वो हाइड्रोकार्बन से दूर जा रहे हैं अब। जी, तो इनको भी है कि बाद में क्या होगा, अगर AC में रहेंगे तो ये चीज़ कहाँ जाएगी। तो वो जो है इसमें
इन चीज़ों को देखते हुए वो प्रॉस्पेरिटी पर बढ़ना चाहते हैं, टेररिज्म पर नहीं। और भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने तो एग्रीमेंट साइन किया हुआ है इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए जी, इसके ऊपर कि कोई टेररिस्ट अगर भारत से वहाँ जाता है और भारत के विरुद्ध है तो उसके ऊपर जो उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। और देखिए, साथ में ये भी कहूँगा, जहाँ तक रिलीजन की बात हो रही है, कि अब हिंदू वे ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट किया जा रहा है। और इसीलिए देखिए, इतना भव्य मंदिर इनॉग्रेट हुआ था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। आपको याद है कि प्रधानमंत्री गए थे हमारे जी, फरवरी में गए थे। इतने बड़े भव्य मंदिर का इनॉग्रेशन कैसे हो गया? वो इसी वजह से हुआ कि आप उनको समझ गए हो, हम उनको समझ रहे हो, हमको समझ रहे हैं हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ को। और शायद सऊदी अरेबिया ने भी अब वहाँ भी मंदिर बनने के आसार हैं कि वहाँ भी बन सकता है। तो ये चीज़ इतने इस लेवल पर पहुँच जाएगी, शायद ही किसी ने पहले सोचा था। न उन्होंने ना हमने, दोनों चीज़ वो चलेगी। तो हम इस लेवल पर हमारे रिलेशंस उनके साथ पहुँच गए हैं। और जहाँ तक हम स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी या डिफेंस की बात करें, देखिए, उन्होंने देख लिया है भारत की बढ़ती ताकत इस फील्ड में जी, और ये भी देखा है कि भारत ने अपनी इस बढ़ती ताकत को किसी के ऊपर नहीं टारगेट किया है। पाकिस्तान को देखिए बिल्कुल छोड़ दिया है भारत ने। और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वेपन्स एमुनिशन का, भारत ने बोला है कि हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। ग्लोबल साउथ का लीडर भारत ऐसे नहीं बन गया, उन्होंने भी देखा है जी। तो इस मामले में उनको समझ में आ गया कि भारत से उन्नत चीज़ें बाहर से बहुत कम रेट में मिल सकती हैं इनको। और इसीलिए देखिए, भारत का जो मिलिट्री फोर्स प्रोजेक्शन है हर जगह, चाहे आप देखिए हम सर्जिकल स्ट्राइक्स किए अपने अगल बगल जी, हमारे नेवल प्रेजेंस देखिए, ब्लू वाटर नेवी बनने जा रहे हैं, एयरफोर्स हमारी जाके बाहर के इतने देशों में एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। इनके साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया के साथ तो हमने अभी एक्सरसाइज की है इसी साल जनवरी में और फरवरी में जी। तो इस लेवल की चीज़ें आ गई वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने भारत की उभरती ताकत को ये समझा है, देखा है। और दूसरी जो स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस की पॉलिसी है भारत की कि हम शांति के पक्षधर हैं, हम चाहते हैं सभी देश स्ट्रांग बने, वो चीज़ जो है भी इनको ठीक लगी है, तभी जो है भारत के साथ इस चीज़ में आना चाहते हैं। हालांकि आप देखिए, चीन, रूस, अमेरिका सब उनके साथ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने भारत को सिलेक्ट किया। और जो डिफेंस प्रोडक्शन और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने अब बना लिया है, उसमें भी उनको देख करके वो इम्प्रेस हुए हैं। 1.5 लाख करोड़ का तो हमारा प्रोडक्शन हुआ है, डिफेंस प्रोडक्शन पिछले साल में 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट। तो इस तरह से चीज़ें और आगे बढ़ने ही वाली हैं, कम नहीं होने वाली हैं। दूसरी देखिए, हमारा नेवल प्रेजेंस गल्फ कंट्री में, मेडिटेरेनियन से लेके पूरे गल्फ में अगर आप लें, इवन नीचे तक मैं कहूँगा 12 अभी तक नेवल शिप्स हैं, हमारी नेवी की शिप्स जी, जो वहाँ पर हैं। और आपने देखा कि कितनी बार इंक्लूडिंग पाकिस्तान के कुछ शिप्स को जो है इन पायरेट्स के चंगलों से छुड़ाया है हमारे नेवी के कमांडोज ने। तो ये सब चीज़ें उन्होंने देखा है वहाँ पर, और इसीलिए इनके साथ एक्सरसाइजेज हुई हैं। इसी से ये हुआ, इसका रिजल्ट यही है कि उन्होंने खुद जो है देख करके हमारे साथ आगे आए हैं। और जो उन्होंने हमारे प्रीफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर्स बन गए हैं, सिक्योरिटी हमसे कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उनके साथ। सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ ऑलरेडी हुआ है, बाकी भी ज़रूर आगे आएंगे। और देखिए, जहाँ तक हम वेपन्स एमुनिशन की बात कर रहे थे, 2019 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 50,000 155 मिलीमीटर के शेल्स हमसे लिए थे जी। अगेन 2022 में सऊदी अरेबिया ने गन्स का ऑर्डर दिया है इनको। उन्होंने 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर गन्स कल्याणी सिस्टम से ले रहे हैं जी। कल्याणी सिस्टम्स बना रही है, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बताया गया, लेकिन करीब 30 से ज़्यादा ही है गन्स जो कि ले रहे हैं। उनकी भी कॉस्ट तकरीबन $155 मिलियन बताई जा रही है जी। तो ये काफ़ी कुछ अपने आप कहता है। और इसके साथ ही देखिए, अभी फरवरी 2024 ने सऊदी अरेबिया ने दोबारा $225 मिलियन का एमुनिशन का कॉन्ट्रैक्ट किया है जी। यही आर्टिलरी एमुनिशन,
क्योंकि जो उनके यहाँ सिक्योरिटी माहौल बन रहा है उसके हिसाब से उन्होंने समझा है कि भारत उनको जब ज़रूरत पड़ेगी चीज़ें दे सकता है और वो स्टॉक करना चाहते हैं जी। तो ये चीज़ें काफ़ी कुछ बताती हैं कि हम किस लेवल पर हमारा उनके साथ रिलेशन पहुंच गया है अभी उसमें। और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि देखिए आने वाले समय में ये ताज्जुब की बात नहीं होगी कि भारत एक बेस वहाँ वो लोग कहें बनाने के लिए मदद करने के लिए, क्योंकि उनके पास देखिए आर्मी तो है बट उस तरह की नहीं है जिस तरह भारत की है, और भारत तो मदद करने को तैयार है जी। तो ये अपने आप बहुत बड़ी चीज़ है वहाँ पर, जो जिस लेवल पर हम सिक्योरिटी रिलेटेड जियोपॉलिटिकल उसमें इम्पोर्टेंस देखते हुए हम पहुँच गए हैं और एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। अब देखिए इकॉनमी और ट्रेड में अगर हम आते हैं तो आज की मैं बताऊं आपको 2022-23 का जो हमारे पास आंकड़ा है वो कहता है कि इनके साथ गल्फ जो कोऑपरेशन काउंसिल के जो देश हैं उनके साथ हमारा ट्रेड तकरीबन 16% था, 15.8 या 16% तकरीबन है, जो कि कंप्लीट पूरा यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा है जी। यूरोप के देशों के साथ हमारा तकरीबन 11 पॉइंट समथिंग, आप 12 ले लीजिए, राउंड फिगर में 12% है और वो इनके साथ 16% है। तो आप देख लीजिए कि किस लेवल तक हम पहुंच गए हैं। जरूर अमेरिका और चाइना की बात अलग है बट यूरोप से भी ज़्यादा होना इनके साथ एक बहुत बड़ी बात होती है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ तो मोदी जी ने ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है, उसकी वजह से हमारे 99% एक्सपोर्ट जो हैं उनके ऊपर ड्यूटी नहीं लगती है जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जा रहे हैं। तो इस लेवल तक का देखिए हम पहुंच गए हैं। और दोनों ने, सऊदी अरेबिया ने तो ऑलरेडी $100 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए एग्रीमेंट कर रखा है और तकरीबन $75 बिलियन करने के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कर रखा है। अभी जो है भारत ने फ्लोटिंग रेट चार्ज पर ऑयल की जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से कॉन्ट्रैक्ट किया है। मतलब अगर जो अभी रेट है क्रूड का अगर $80 से ज़्यादा हो जाता है तब भी भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, वो फ्लोटिंग रेट पर चलेगा और उससे जो है हमें तकरीबन $6 बिलियन का फ़ायदा होगा जी। तो आप देखिए कि हम किस लेवल पर जा रहे हैं और रिजर्व भी हम उनसे ले रहे हैं, कुछ वहाँ रखेंगे अपने रिजर्व और बाकी हम रिजर्व्स अपने पास तो आपको पता ही है कि हमने बना रखा है अपने देश में। तो इसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है तकरीबन $5 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है इसमें लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज में इंक्लूडिंग रिलायंस जी। तो इस तरह की चीज़ें इस लेवल पर अब देखिए हम पहुंच गए हैं और कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो गया है इन देशों के साथ और भारत के साथ जी। जहाँ तक मैं बात कर रहा था डिप्लोमेसी और पर्सनल इक्वेशन की, जो अभी हो रहा है हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो वहाँ गए हैं और जिस तरह का उन्होंने भाषण दिया वहाँ, आप देखिए कि शायद ही आज तक किसी ने बोला हो जी। वेस्ट को भी उन्होंने टारगेट किया, अमेरिका को लेकर सबको टारगेट किया है और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम ही हैं कि एक दूसरे की मदद कर सकते हैं जी। तो एक बहुत बड़ी ये चीज़ वहाँ पर हुई है। और जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री की जो पर्सनल इक्वेशन इन देशों के साथ हुई है, आप यही देखिए कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में वो 7 बार दौरा कर चुके हैं जी। और वो भी आ जाते हैं वो लोग शॉर्ट नोटिस पर। सऊदी अरेबिया में गए, आप देखिए कतर से, आप कतर की लीजिए तो कतर से आप देखिए कि जो हमने हमारे 8 नेवी के लोग थे जिनको डेथ सेंटेंस हो गई थी वहाँ के कोर्ट से, उनको वापस लाने में सक्षम हुए जी। तो किस लेवल में पहुँच गए हैं, एक बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है कि दर्शक इसे ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे कि इतनी चीज़ें हो रखी हैं उसमें। I2U2 है, चाहे इंडिया जो हमने जो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो बात हो रखी है जो यूरोप तक जाएगा, वो भी है। जब भी उसमें आगे बढ़ते हैं, जिस लेवल पर मेरे ख्याल से इस वॉर की वजह से रुका हुआ है, लेकिन ये भी आगे बढ़ना था। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जो हमने मंदिर कंस्ट्रक्शन की बात की, जो एक्सट्रेडिशन हुआ है, आपको पता है सऊदी अरेबिया से हमारे जो वांटेड कुछ लोग थे 2, वो भी वहाँ से वापस ले आए हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़े लेवल तक उनके साथ ये हो रखा है कोऑपरेशन। और ये देखिए स्पेसिफिक था, इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल मीटिंग थी जी। हालांकि इसके बाद जो है यूरोप से भी है, आई थिंक वो 3 महीने के बाद नवंबर वगैरह में
उनके साथ है। जी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंसेस नहीं है, कुछ चैलेंजेस नहीं है। मैं डिफरेंसेस तो नहीं कहूँगा, कुछ चैलेंजेस हैं कि जो अभी भी रिजॉल्व करने हैं। एक देखिए सबसे बड़ा है कि बहुत ज़्यादा हमारी वर्क फोर्स वहाँ है इन मिडिल ईस्ट के देशों में। उनकी कंडीशंस के बारे में, उनके लाइफस्टाइल लिविंग के बारे में, उनको जो उनके साथ व्यवहार होता है उसके बारे में, उनकी डिग्निटी के बारे में, रिस्पेक्ट के बारे में जो उनको मिलना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा कमी है। और उसकी भी बात होती रहती है, हो रही होगी और ज़रूर इसमें आगे बढ़ेगा। दूसरा, जो एंटी इंडिया, जो हमारे भारत के खिलाफ जो कई हैं जो इस्लामी फोबिया वाली बात फैला रहे हैं जी, वो अभी भी लगे हुए हैं ये चीज़ वहाँ पर करने के लिए। तो उनके ऊपर भी कुछ की फंडिंग भी शायद वहाँ से आ रही हो, जो ऐसे लोग हैं, तो उस पर भी बातचीत करनी पड़ेगी। और ये चूँकि हमारे अगल बगल में फैल चुके हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप म्यांमार, आप नेपाल, इधर से ही आते जाते हैं लोग हमारे, तो उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। जो चैलेंज चीन की तरफ आ रहा है, चीन काफ़ी कुछ कोशिश कर रहा है। चीन ने ही देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरबिया को मिलाया, हालांकि उससे आगे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, बट उसको भी देखना पड़ेगा। अमेरिका अपना पूरा वर्चस्व चाहता है उस इलाके में जी, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, प्लस ये भी थोड़ी सी बात उन लोगों के दिमाग में है जो डाली जा रही है कि भारत इजराइल और हमास के लड़ाई में प्रो इजराइल है। जी, हालांकि भारत ने साफ बोला है कि हम शांति प्रस्ताव चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और ये भी नहीं चाहते कि जो चीज़ हमास ने की वो हो, कट्टरता उस तरह की नहीं होनी चाहिए। जी, तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना पड़ेगा। और जिस तरह हमने बात की, जितने आगे हम बढ़ चुके हैं, इससे आगे चल के बहुत फ़ायदा होने वाला है दोनों का, गल्फ़ को भी जो जीसीसी के देश हैं और भारत को भी। जी, बिल्कुल सर। सर, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने जल थल अभियानों के लिए जो संयुक्त सिद्धांत जारी किया है उसका क्या मतलब है? अनिल जी, जो आप कह रहे हैं एक्चुअली जॉइंट डॉक्ट्रिन जी। फॉर एम्फीबियस ऑपरेशंस, उसके लिए जारी की है उन्होंने अभी 2 दिन पहले, जहां पर कि चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी की मीटिंग थी और वहां पर इन्होंने ये डॉक्ट्रिन जारी की। देखिए, हमने देखा है कि अभी इंटीग्रेशन की, जॉइंट इंटीग्रेशन की काफ़ी बात हो रही है, थिएटराइजेशन, थिएटर कमांड्स की बात हो रही है, और ये करने से पहले ज़रूरी है कि ये जॉइंट ऑपरेशंस कैसे हों, और इसी को देखते हुए डॉक्ट्रिन जारी की गई। हालांकि अभी देखिए हमारे तीनों सेनाएं अपनी भी एक्सरसाइज करती हैं और एक साथ मिलकर भी जॉइंटनेस भी उसमें एक्सरसाइजेज में आ रही हैं जी। और फोकस आजकल हमारा ही नहीं, दुनिया का फोकस इंडियन ओशन रीजन पर है। चाहे आप प्रॉपर इधर का लीजिए, साउथ अपना पैसिफिक का, चाहे मेनलैंड चाइना, साउथ चाइना सी से लेकर के पूरा इंडियन ओशन रीजन लीजिए, तो सब में जो है वहाँ मेन फोकस है। तो उसको भी इसमें ध्यान में रखा गया है। और इसमें अब जो बात हो रही है सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की नहीं है, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की बात है जी। कि ये सिर्फ जल थल और नभ की बात नहीं है। इसके साथ आपके हमारे साइबर आ गया है, स्पेस आ गया है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आईटी, मतलब ये सारा मिला करके है सारा कुछ। क्योंकि नए जो आ गए हैं, देखिए अब जो लेटेस्ट हैं उसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत ज़्यादा है, साइबर वॉरफेयर, साइबर अटैक्स का कितना ज़्यादा चल रहा है, स्पेस मिसाइल से लेकर के सेटेलाइट, एंटी सेटेलाइट चीज़ें आ गई हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं कि जिसको देख करके हम आगे बढ़ें, तो ज़रूरी था कि इस तरह की एक डॉक्ट्रिन ले आना। जी। एंटी सेटेलाइट देखिए हम भी कामयाब हो गए हैं ऐसी मिसाइल्स बनाने में, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, SLBM-C लॉन्च जो हैं, इससे अपने न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स, मतलब हम उस क्षेत्र में बढ़ गए हैं। तो बहुत ज़रूरी था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसी डॉक्ट्रिन बनाना कि मिल करके ये काम किस तरह होगा, और जब थिएटराइजेशन होगा तो हम ये चीज़ें सामने रह के हम लेकर के आगे बढ़ सकें। अभी भारत के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो स्विफ्टली, बिल्कुल जल्दी और डीप स्ट्राइक कर सकता है जी। काफ़ी डैमेज कर सकता है। छोटे से स्टार्ट करें तो आप बालाकोट देख लीजिए, बड़े में है तो हम अपने कैपेबिलिटी दिखा चुके हैं कि हम अपनी मिसाइल सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी। और वही मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें हम उससे आगे भी हमारे पास मिसाइलें हैं जी।
जिसको हम लेके चल सकते हैं। तो ये सब कैपेबिलिटीज़ हैं जिसके साथ उनके लिए कॉन्सेप्ट और एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स सब कुछ ज़रूरी था जो इसमें है। कन्वेंशनल लड़ाई की बात ही पहले होती थी। इसमें जो अब हम बात कर रहे हैं कन्वेंशनल से लेकर के अनकन्वेंशनल तक, दैट मीन्स टेररिज्म है, वो भी एक लड़ाई है, साइबर लड़ाई है, ये सारी चीज़ें हैं जिनको लेके हम चल रहे हैं कि ये एक साथ मिलिट्री और नॉन मिलिट्री भी, क्योंकि पीस टाइम में भी चलेगा। साइबर तो आप अटैक पीस टाइम में भी चलेंगे, आपके इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पीस टाइम में भी चल रही है जी। तो एक कुछ चीज़ें हैं जिनको कि इसको लेकर के ये डॉक्ट्रिन बनाई गई है, जिसमें काफ़ी इंटीग्रेशन की बात हुई है और एम यही था कि ये पहले इन कॉन्सेप्ट्स को सभी को पढ़ाया जाए, बताया जाए, ट्रेन किया जाए और उसके बाद ये प्रैक्टिस भी किया जाए। तो ये लेकर के उन्होंने चलना है जिसमें कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ऑपरेबिलिटी, नॉट ओनली ऑपरेबिलिटी का आप देखिए कमांड कौन करेगा, ऑपरेशन तीनों का है, कमांड कोई नेवी का कर सकता है, एयरफोर्स का कर सकता है, आर्मी का कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आई हैं। और अभी तक देखिए हमारे पास अभी ट्राई फोर्सेस कमांड कहते थे जो सिर्फ अंडमान एंड निकोबार कमांड थी जो कि अच्छी चल रही है और उसी को बेस करके अब थिएटराइजेशन भी बन रहा है। हम उसके बाद देखिए हमारे स्ट्रेटजिक फोर्सेज भी बन गई है, स्ट्रेटजिक फोर्सेज कमांड, स्पेस कमांड, साइबर एजेंसी, डिफेंस साइबर एजेंसी बन गई है, हमारे पास DIV मतलब इंटेलिजेंस। तो ये सब जितनी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन, सारा कुछ ले करके तो सब कुछ कंबाइन करके उसमें ये दी गई है। और अभी एक चीज़ और जो आ गई है वो डिप्लोमेसी और जो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, हम जो मैं पहले कह रहा था, उसको भी साथ ले चलने की ज़रूरत है जी। और इसीलिए देखिए चाइना से जो चीन से हमारी मीटिंग्स हो रही हैं उसमें हमेशा ये कोई ना कोई अपना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रिप रहता है जी, कोई जॉइंट सेक्रेटरी या कोई ना कोई रहता है। तो ये इंटीग्रेशन भी चल रही है। तो ये ज़रूरी है कि ये जो क्योंकि हर जगह अभी डिप्लोमेसी आइसोलेशन में नहीं है जी। ये सिक्योरिटी, मिलिट्री जो ऑपरेशन से आप डिफेंस लीजिए, दोनों एक साथ हैं जी। मतलब डिफेंस एंड डिप्लोमेसी साथ साथ चलेंगी तभी हम आगे पहुंच पाएंगे। क्योंकि देखिए कि हो क्या रहा है हमारे बगल में, चीन का देखिए, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स, उसमें है क्या, उसने यही किया है जी। डिफेंस और एंड डिप्लोमेसी मिला करके चल रहा है। पहले डिप्लोमेसी चला, ये फिर डिफेंस भी साथ साथ लेकर के चला। तो ये जो चीज़ें हैं हम नहीं लेके चलेंगे फिर हम अकेले पड़ जाएंगे जी। तो ये दोनों चीज़ें भी लेके चलनी ज़रूरी है। और ज़रूरी है कि RTRAC या जो भी ट्रेनिंग कमांड्स हैं तीनों सेनाओं के, वो भी इंटीग्रेट हों और इस तरह की ट्रेनिंग साथ लेके चलें। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, सिर्फ इससे काम नहीं होता है कि हमने सिर्फ एक अपनी पेपर या पॉलिसी जो है हमने डॉक्ट्रिन निकाल दी है। हमको देखिए इंटीग्रेशन जब थिएटर कमांड का हो जाएगा पूरा, तभी जो है जैसे हम कहेंगे कि ये ऑपरेबिलिटी जो है वो पूरी हो पाएगी। और जो कॉन्सेप्ट है उनको बदलना, ट्रेनिंग बदलना, अपडेट होना, जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हो रही हैं उसको लेकर के चलना भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। क्योंकि पुराने कॉन्सेप्ट्स को आपको पहले हटाना पड़ेगा जी, और उसके बाद नए कॉन्सेप्ट्स लेकर के चलने पड़ेंगे। जो सिक्योरिटी सिचुएशन अभी है, पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं कि किस तरह का सिचुएशन है, किस तरह चल रहा है, तो वो चीज़ें हमें लेकर के चलना पड़ेगा। इक्विपमेंट हमें मैचिंग रखना पड़ेगा। इक्विपमेंट प्रोडक्शन हमने शुरू कर दिया है, लेकिन हम किस लेवल तक कर रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की जो हम बात कर रहे हैं उसमें है कि नहीं है, कहीं हम उसमें पिछड़ तो नहीं रहे हैं। देखिए टेक्नोलॉजी, अभी इक्विपमेंट की कमी तो है। इवन आप देखिए राइफल्स हमारे पास पूरे नहीं हैं जी। अभी हम राइफल इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से जी। हमारे पास प्रोडक्शन AK-203 जो रायबरेली में फैक्ट्री थी, वहाँ से भी प्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ अभी जी। तो इस तरह की कमी तो हमारे पास है, और बड़ी छोटी चीज़ है कि हम राइफल नहीं ले पा रहे हैं। तो कुछ हालांकि गन्स वगैरह की हमने कर दिया है प्रोडक्शन शुरू जी, लेकिन हम कितनी जल्दी और कितना अपने आप को इक्विप कर पाते हैं। तेजस देखिए, तेजस में हम बिहाइंड शेड्यूल चल रहे हैं जी। मैक्सिमम हमें जो इंडिजिनस हथियार एम्यूनिशन थे उसमें हम पीछे चल रहे हैं जी।
हालांकि काफ़ी पहल हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, काफ़ी पहल हुआ है। और DRDO और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है जी। लेकिन रिजल्ट्स लेट आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमको वेट नहीं कर सकते कि आपने देखा जो माहौल चल रहा है क्या हालत है, तो वो बहुत ज़रूरी है। आर्टिलरी में हमारी कमी है, गन्स पूरे नहीं है, रॉकेट्स में हमारी कमी है, हमारे टैंक्स में कमी है, हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं, कॉम्बैट व्हीकल्स में हमारे पास उन्नत किस्म के नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि ये छोटी छोटी भी हैं चाहे बड़ी हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि हम ट्रेनिंग, अगर हम कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, अगर हम डॉक्ट्रिन ला रहे हैं, तो उनके साथ ये मैचिंग, अगर हम जो साजो सामान है उन नहीं देंगे ट्रुप्स को, उनको प्रैक्टिस जो हमारे उनके पास हैं अभी के हथियार उनको लेके करेंगे, तो शायद हम पूरी रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये भी लेकर के चलना जरूरी है। और ऐसा है, मैं कह तो जरूर रहा हूँ लेकिन ये भी कह रहा हूँ कि इसके ऊपर हमारी सरकार और सेना पूरा ध्यान दे रही है, लेकिन देरी जरूर है। जहाँ से मिलना चाहिए, जैसे आना चाहिए, वहाँ थोड़ा हमें जल्दी करने की ज़रूरत है कि वहाँ से चीज़ें समय पर पहुँचें, कि हम पीछे नहीं रहें इस मामले में। जी बिल्कुल सर। और चलते चलते सर एक संक्षेप में आपसे एक और प्रश्न का जवाब चाहूँगा। अभी हमने कुछ समय पहले करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई। पाकिस्तान की सेना को 25 साल लग गए ये स्वीकार करने में कि करगिल में उसका ही हाथ था युद्ध में। अब देखिए, मतलब कितनी शर्म की बात है जी उस देश के लिए जी, जिसको भारत ने तो उनकी बॉडीज दी जी, उन्हीं के जो सैनिक थे जी, जो जिनकी वहाँ मैं यही कहूँगा शहीद हुए थे, दोनों तरफ से वही है, सैनिक हैं जी, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया था जी। और आज जो कह रहे हैं कि इन्हीं के लोग थे, इनकी सेना के लोग थे। पहले उन्होंने बोला कि ये तो मुहाजिर से हैं, वो टेररिस्ट हैं या आज़ादी के समर्थक हैं, वो लोग गए हैं वहाँ पर। और अब जो है उन्हीं के जनरल ये कह रहे हैं, जबकि उन्हीं के कुछ जनरल्स ने किताब भी लिखी है जी कि कौन कौन था। आप विकिपीडिया में जाइए, उसमें आज से नहीं 15-20 साल पहले से दिया हुआ कि कौन कौन बटालियन थी, NLI बटालियन, जिसको बाद में इन्होंने अपने आर्मी में शामिल किया, जबकि कमांड यही करते थे। जी। हमारे पास अगर असम राइफल थे तो हम उसको डिसोन नहीं करते, जी। लेकिन उन्होंने डिसोन कर दिया था जी। कि ये तो हमारी सेना नहीं है जी। अब वो मानने को तैयार हैं कि उनकी है। और इसका देखिए कितना मानसिक स्तर पर कितना फर्क पड़ेगा। अभी लोग पाकिस्तान के क्या सोच रहे होंगे कि इतने साल धोखे में रखा अपनी जनता को, अपने लोगों को, और इन लोगों को जो बेनिफिट्स मिलनी चाहिए थी, अगर रेगुलर आर्मी पहले इन्होंने बोल दिया होता तो उनको उतने बेनिफिट्स मिलते जो शहीदों को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिले उनको। तो ये सब चीज़ें जो हैं, एक शर्म की, बहुत बड़ी शर्म की बात है कि इन्होंने उस समय नहीं कहा और अभी उन्होंने स्वीकार कर लिया है। एक मैं कहूँगा अच्छी बात है। और एक और इसमें चीज़ है कि दुनिया को भी ये मानना पड़ेगा कि एग्रेसर तो पाकिस्तानी था कि जो उन्होंने ऐसे किया और उनकी सेना को भारत ने इस तरह जवाब दिया। जी बिल्कुल सर। और जैसे कि आपने पहले बताया भी था कि ये सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक मानी जाती है करगिल की लड़ाई। तो आज के कार्यक्रम में सर आपने रूस यूक्रेन युद्ध पर तो विस्तार से जानकारी दी ही, इजराइल हमास संघर्ष की जो ताज़ा दशा दिशा है उस पर आपने प्रकाश डाला और ख़ास तौर पर आपने खाड़ी सहयोग परिषद और भारत के संबंधों को लेकर जिस तरीके से विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी है, इसके रणनीतिक और जो सामरिक और जो राजनीतिक महत्व हैं उन पर आपने काफ़ी विस्तार से जानकारी दी है। मुझे लगता है कि ये हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी। और साथ ही जो सेना की जो जॉइंट डॉक्ट्रिन है उसका क्या महत्व है, अभी हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं, हम किन मामलों में आगे हैं, किन मामलों में पीछे हैं, उस पर भी आपने जानकारी दी। तो आज के कार्यक्रम को भी आपने ज्ञानवर्धक बनाने के लिए सर समय निकाला, आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।